अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनर्जी किस तरह से इंडक्टर में स्टोर होती है और उसका क्या फॉर्मूला बनता है वो सारा कुछ ड्राइव करेंगे आज। स्टेप नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड ईयर फिजिक्स। सो लेट्स रिकॉल सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो जब हमने चैप्टर नंबर 12 किया था तब हमने वहाँ पे देखा था कि अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएं तो वर्क डन होता है उसके ऊपर, और वो वर्क डन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था Q इंटू डेल्टा V। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 12 ही में कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को डिस्कस किया था कि उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती थी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती थी। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फॉर्मूला बना था हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू D। इसके अलावा हमने वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी भी डिफाइन की थी, विच वॉज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा था डेंसिटी के फॉर्मूले से याद रखिएगा, मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू E²। ये हमने वहाँ पे डेरिवेशंस की थी सारी की सारी। तो मतलब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंडक्टर क्या था ये हमने लास्ट अभी पिछले टॉपिक में किया है, चैप्टर नंबर 15 ही में। इंडक्टर एक वायर है जो कि बाउंड हुई होती है किसी भी कोर मटेरियल के ऊपर, और जब इस वायर में से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, जिसका फॉर्मूला होता है B.A। सो अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट इसमें से अगर पास कर रहा है और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो क्या होगा कि अगर हम इस करंट को चेंजिंग कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी वो भी चेंज कर जाएगी। अब ये कंस्ट्रक्शन जो है इंडक्टर की, ये ऐसी ही है जैसी कि सोलिनॉइड थी। एक्चुअली सोलिनॉइड इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर ही की एक टाइप है सोलिनॉइड, लेकिन इसका फंक्शन हम इसको एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने यूज़ करना होता है बार मैग्नेट के तौर पे जब सोलिनॉइड की हम बात करेंगे। लेकिन इंडक्टर जो है वो AC सर्किट्स के अंदर रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। इसमें हम उसकी सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो प्रॉपर्टी है उसको मेनली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि जो सोलिनॉइड के अंदर हमने चैप्टर नंबर 14 में इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट। सो अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं करंट को, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो फ्लक्स चेंज कर जाएगा। बाय दिस फॉर्मूला एरिया तो नहीं चेंज कर रहा, लेकिन बी चेंज कर रहा है, बी चेंज कर रहा है तो फ्लक्स चेंज कर जाएगा। और अगर फ्लक्स आपका चेंज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बाय फैराडेज लॉ कहता था कि जी हमारे पास वहाँ पे इंड्यूस होगा EMF। ये हमने अभी पिछले टॉपिक में सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एन फाई जो नेट फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते थे तो वहाँ पे एल आ जाता था, विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। से जो इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन एल निकलता है उसका फॉर्मूला बनता था -L इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा T। ये तमाम फॉर्मूले हमने वहाँ पे यूज़ करने हैं आगे। सो दैट्स वाई ये रिकॉल में मैंने सारे के सारे दोबारा से बता दिए हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से जाके इन टॉपिक्स को दोबारा से देख भी सकते हैं कि ये कैसे हमने निकाले थे। ओके जी, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हम राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं, और आप यहाँ से भी इस फिगर में भी नोट कर सकते हो कि अगर करंट कोई नहीं है, आपके इंडक्टर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर कोई करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और अगर वो करंट जो है वो डबल हो जाता है तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कैसे करता है। ये सिर्फ स्टोर ही नहीं करता है, एनर्जी रिलीज भी करता है, मतलब ये एज अ सोर्स भी काम करेगा। तो अगर हमारे पास ये एक सर्किट लगा हुआ है, आगे का सर्किट मैंने नहीं बनाया हुआ, जस्ट एक इंडक्टर को शो कर रहे हैं, और इसमें से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो
अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बाय लेंज़es लॉ कि वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो बनेगी पोलैरिटी, वो पॉजिटिव साइन ऊपर आएगा, नेगेटिव साइन नीचे आएगा। और आपको मालूम है कि करंट जो है वो मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। सो अगर ये करंट आपका इस तरीके से मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हो कि करंट आपका इस तरफ को मूव कर रहा है, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो अगर ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो उसको कम करने के लिए जो इसके ऊपर वर्क डन कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसके अंदर जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी चार्जेस की, वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और इंडक्टर जो है लोड के तौर पर बिहेव करेगा। अब आप दूसरा केस ले लें कि जब डिक्रीज कर रहे हैं करंट को, करंट की डायरेक्शन वही है लेकिन अब डिक्रीजिंग करंट हो रहा है, मतलब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम हो रहा है। जब अगर डिक्रीज कर रहा है करंट तो यहाँ पे फॉरन इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में आ जाएगा कि वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब अगर आप इसकी डायरेक्शंस देखो तो करंट की भी यही डायरेक्शन है, जबकि इंड्यूस करंट है उसकी भी वही डायरेक्शन है। तो मतलब वो डिक्रीजिंग करंट को इन्हेंस करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई थी वो इसमें रिलीज हो रही है और ये सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है। क्योंकि ये करंट दे रहा है सर्किट को, तो ये सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे यही जो मैग्नेटिक एनर्जी इसने स्टोर की थी इंक्रीजिंग करंट वाले केस में, वो यहाँ पे रिलीज करेगा उस मैग्नेटिक एनर्जी को और एज अ सोर्स बिहेव करेगा। जब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं तो हमारे पास एक अदद इंडक्टर है और ये आप देख सकते हो कॉइल इसके ऊपर वाउंड हुई है। सो जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करते हो तो क्या होगा कि करंट जो है वो जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जितने टाइम में करंट अपनी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उस टाइम के दौरान करंट चेंज कर रहा है। करंट जब चेंज करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो रही होती है वो भी चेंज कर रही होगी उस टाइम के लिए जब आपने जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है करंट, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस दौरान मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस करता है ईएमएफ। उस ईएमएफ को हम नाम देंगे एप्सिलॉन एल का और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी टू दैट ऑफ द बैटरी। तो फिर क्या होगा कि बैटरी को चार्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा इस ईएमएफ के खिलाफ और मूव करवाने के लिए चार्ज को फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। सो जो वर्क डन होगा, बैटरी जो काम करेगा उस चार्ज के ऊपर, डेल्टा क्यू इज द चार्ज, वो हम लिख सकते हैं बाय दिस रिलेशन W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू एप्सिलॉन एल। वो जो फॉर्मूला हमने अभी रिकॉल किया था वहाँ पे W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा V था, तो वहाँ पे Q की जगह डेल्टा Q आ गया है और V की जगह पे एप्सिलॉन L हम लगाएंगे क्योंकि एप्सिलॉन L इज द EMF विच इज ऑल्सो वोल्टेज। अच्छा जी, अब मैग्नीट्यूड जो एप्सिलॉन एल की है वो बाय सेल्फ इंडक्शन वाले हमने जो टॉपिक किया था उसके अंदर से रिलेशन निकाला था कि दैट इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। एप्सिलॉन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट और साथ में एल जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हो तो वहाँ पे एल आ जाता है। सो अगर आप अब इस वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर एप्सिलॉन एल की वैल्यू पुट करते हो तो W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा टी को यहाँ की बजाय मैं डेल्टा क्यू के नीचे लिख देती हूँ तो डेल्टा क्यू के नीचे आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी एल इंटू डेल्टा आई। अब ये जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट, ये एवरेज करंट देगा, जबकि डेल्टा आई जो है दिस इज द चेंज इन करंट। तो दोनों में डिफरेंस है, ये एवरेज करंट है और ये चेंज इन करंट है। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो हम उन वैल्यूज़ को जमा करते हैं, उसके नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। इस केस में हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, इनिशियल और फाइनल, यानी मैक्सिमम और मिनिमम करंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो मिनिमम करंट हमारा 0 था, मैक्सिमम करंट आई तक जाना है, लिहाजा एवरेज करंट निकालेंगे तो 0 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आई। Change in current delta I is equal to final value minus initial value, so final is I और initially 0 था करंट, लिहाजा I minus 0 this is equal to I।
तो ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की जगह हाफ आई आ जाएगा, डेल्टा आई की जगह खाली आई आ जाएगा, तो यहाँ से हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला बनता है वर्क डन का। यही जो काम किया था बैटरी ने चार्ज के ऊपर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ही काम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। और इसको हम यूएम से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, इसलिए एम लिखा जा रहा है। हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ये सारे का सारा वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गया। ये रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एल और करंट आई की टर्म्स में। लेकिन अगर हम रिलेशन निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेंगे? तो एनर्जी की रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो हम सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ से रिलेशन लेंगे जो कि बनता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स N इंटू आई। तो ये जो N था ये था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से हमारे पास so magnetic flux by definition is phi is equals to B dot A which is equals to mu naught times Ni into A. From the topic of self inductance हमने ये कहा था कि नेट फ्लक्स जो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सो वहाँ पे नेट फ्लक्स था N phi के बराबर which will be equal to L into I, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम खत्म करते हैं तो वहाँ पे L आ जाता है। यहाँ पे फ्लक्स की ऊपर से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट की है और I से कैंसिल आउट हो गया। L becomes equal to N mu naught times small n into A. Also अब ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर किया था कि small n was number of turns per unit length, तो वहाँ से कैपिटल N बराबर हो जाएगा small n multiplied by length। ये चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो जब हम n की वैल्यू यहाँ लगाते हैं small n into small l, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल N की जगह पे आ जाएगा small n into l और n से मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर आगे साथ में l आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो L की है इसको हम एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट निकाला था इक्वेशन नंबर 2, दिस वन um इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में जब हम इसको पुट करते हैं तो ये निकलता है, इस तरह से लिखा जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट टाइम्स एन हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है एन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर आ जाएगा, एक म्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा डिनोमिनेटर में एक म्यू नॉट रह जाएगा और साथ में ए एल आएगा। तो हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू ए एल इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाइए एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज अगेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलिनॉइड, और ये एनर्जी स्टोर हो रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है, लिहाजा ए एल जो है वो वॉल्यूम है। आपने एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मूला था दैट वाज हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू ए एल, तो ए एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। और इम्पॉर्टेंट आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट में नहीं आता और आपने ये पूरा ड्राइव करना होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का एक्सप्रेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत आ जाता है। आपको समझ आ गई होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।